आसिफ हारून साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, माहिर टैक्स समूर। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपके वक्त का। ये 1% जीएसटी में इजाफे की बात की जा रही है, फिर मजीद जो जो रिग्रेसिव टैक्सेशन है वही देखी जाएगी। आप किस तरह से देख रहे हैं सर आने वाले बजट को, अगर रिग्रेसिव टैक्सेशन के ऊपर ही बेस किया जाता है तो? जी थैंक यू। इसमें देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स में अगर जो भी इजाफा किया जाएगा वो एक्चुअली जो है वो इन्फ्लेशनरी होगा, और मोर इम्पोर्टेंटली जो इक्विटेबल टैक्सेशन का निज़ाम होना चाहिए आइडियली, वो उससे डेविएशन होगी। तो मेरी नज़र में ये जो है उसके जो रेवेन्यू मेजर्स के तौर पे अगर 1% जीएसटी बढ़ाने की बात हो रही है, तो आई बिलीव दैट के बहुत सारे और रेवेन्यू मेजर्स हैं जिससे ये जो डेफिसिट आ रहा है रेवेन्यू बिटवीन दी रेवेन्यू एंड दी एक्सपेंसेस, वो कवर हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जो कि विदाउट बर्डनिंग दी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स एंड विदाउट पासिंग ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द टैक्सेशन टू द पुअर पीपल, ये बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं। इवन हम बहस नहीं करते, बट आई थिंक कि जो प्रोविंशियल बजट्स हैं उसके अंदर क्या रेवेन्यू मेजर्स लिए जा रहे हैं, इसलिए कि बहुत बड़ी जीडीपी का जो पोर्शन है वो प्रोविंसेस के पास उनका सेंसस का लगाने का इख्तियार है। तो ये चीज़ें जो है आई थिंक के कंसिडर करने की ज़रूरत है। मोर इम्पोर्टेंटली जो मैं एक और सजेशन दूंगा कि जो इस वक्त एग्जेम्पशन का जो निज़ाम है सेल्स टैक्स के अंदर, उसको अगर सारी एग्जेम्पशंस को जीरो रेटिंग में कन्वर्ट किया जाए विदाउट रिफंड, तो वर्चुअली तो आप टैक्स नहीं लगा रहे होंगे, मगर इससे एक बहुत बड़ा पर्पस अचीव हो सकता है, वो है डॉक्यूमेंटेशन का। यानी फॉर एग्जांपल कि जो आज हमारे पास चैलेंज है कि एग्रीकल्चर इनकम पे हम टैक्स नहीं लगा सकते, बट हम टैक्स नहीं भी लगाना चाहते फॉर एग्जांपल, बट एट द सेम टाइम जो जीडीपी एग्रीकल्चर इनकम के पीछे छुपा हुआ है उसमें सारे लोग फार्मर्स तो नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं जो कि जिसके जिसके जीडीपी के आगे तो एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, बट दोज आर नॉट एग्रीकल्चरिस्ट। सो उसका एक बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आज हमारी सेल्स टैक्स में एग्जेम्पशन के खाते में रखी हुई हैं, जिससे एब इनिशियो रजिस्ट्रेशन भी नहीं होती और उनकी नंबर्स भी रिपोर्ट नहीं होते सेल्स टैक्स रिटर्न में। तो मेरी सजेशन होगी कि उन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे टैक्स ना लगाएं, बट उनको जीरो रेटिंग में ले जाएं, ताकि एटलीस्ट उनकी टर्नओवर की रिपोर्टिंग हो और एज अ रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी आए सामने। चलें, ये तो अच्छी बात है कि अगर इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हम जा रहे हैं। आपको याद है परसों जब 1.5% शरह सूद में कमी हुई, पॉलिसी रेट कम हुआ, तो एक कॉशियस अप्रोच स्टेट बैंक की तरफ से भी कि आगे इन्फ्लेशन कम जरूर हुआ है, लेकिन अब जो बजटरी इकदाम होंगे उनके ऊपर फोकस होगा कि क्या वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर दोबारा आ जाएगा, और अगर आएगा तो फिर क्या सूरत हाल रहती है। तो आप आने वाले वक्तों में क्या क्या देख रहे हैं, किस तरह की इन बजटरी इकदाम के तहत इन्फ्लेशन को और पॉलिसी रेट को कहां देख रहे हैं सर? जी मुझसे सवाल है। जी जी जी, आसिफ साहब आप ही से पूछ रहे हैं। देखिए बेसिकली देखिए ये तो एक इकोनॉमिक साइकिल है जो कि ऑब्वियसली जो है, जब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आप डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट आप ऊपर लेके जाते हैं, फिर ग्रेजुअल एक पीरियड आता है जिसके अंदर एक स्टेबिलिटी का फैक्टर आता है, और फिर जब हम अनफॉर्चुनेटली जब हम वो स्टेबिलिटी का पीरियड आता है, तो फिर जो बूम एंड बस्ट साइकिल हमारा पाकिस्तान का जो बेसिकली जो रहा है हमारे साथ अलमिया, वो यही रहा है कि हम फिर अपने आउट ऑफ जो जो हम अपने जो है ना वो अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैला देते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो आई थिंक कि ये एक बड़ी ग्रेजुअल और बड़ी कॉशियस अप्रोच के साथ आगे जाके ये जो है वो डिस्काउंट रेट वर्सेस इन्फ्लेशन को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है सर, मुझे मालूम कि आपकी एक बड़ी अहम मीटिंग है। मैं एक सवाल सिर्फ और आपसे लेना चाहूँगा, देन उसके बाद मैं अपने और पैनल की तरफ चलता हूँ। बात यह है कि आप वहीं उसी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। आपको पता है कि इस वक्त होलसेल रिटेल ये जो इतना बड़ा तबका है, ताजिर दोस्त वो जो स्कीम एक आई थी और वॉलंटरली उसमें लोगों ने रजिस्ट्रेशन करानी थी, 1 मिलियन का टारगेट था और सिर्फ 170 लोगों ने कराई। गो कि उसके बाद थोड़े से नंबर्स बढ़े हैं, लेकिन ये हुकूमत जब भी जाती है इनको ताजरों को टैक्स नेट के अंदर या रजिस्ट्रेशन की तरफ एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस देखी जाती है। तो ये मामला कैसे सही होंगे सर? आसिफ साहब। जी जी जी, देखिए मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि जो ये वाला सेक्टर है, आज तक ना उनको फोर्सफुली टैक्स उनसे कलेक्ट किया जा सका है, चाहे कोई भी हुकूमत रही हो, ना उनसे वॉलंटरीली टैक्स कलेक्ट हुआ है। तो अब सोल्यूशन क्या है? देयर इज अ सोल्यूशन। सोल्यूशन इज दैट देयर आर 2 ways ऑफ बेसिकली collecting tax from these sectors.
वन इज द परचेज साइड एंड सेकंड इज द सेल साइड, ठीक है ना। सेल साइड में एंड कंज्यूमर बैठा हुआ है, और परचेज साइड पे बेसिकली जो है ये लोग जो माल खरीदते हैं वो मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल इंपोर्टर से खरीदते हैं। तो अब इसमें जो आसान तरीका है उनको उनकी उनके टर्नओवर को उनको डॉक्यूमेंट करने का और उनसे टैक्स कलेक्ट करने का, वो उनकी परचेज साइड है। यानी जो मैन्युफैक्चरर और जो कमर्शियल इंपोर्टर इनको माल बेचता है, वो उनसे जो है वो एक टैक्स कलेक्ट करे, जो कि आज अनफॉर्चुनेटली 0.2 या 0.3% है, विच इज वेरी लो। इसमें ये मेरी नज़र में इसका आसान तरीका ये है कि इसमें जो ताजिर या रिटेलर या होलसेलर मैन्युफैक्चरर से माल बैंकिंग चैनल के थ्रू खरीदे या डिजिटल पेमेंट के थ्रू खरीदे, तो उस पर तो रेट आप भले 0.2 या 0.3 रखें, बट अगर जो डिजिटल पेमेंट या बैंकिंग चैनल के थ्रू वो माल की परचेज नहीं कर रहा, उस पे रेट 5 से 10% कर देना ठीक है, चाहिए। ठीक है, उससे ये होगा कि जो आज उसको टैक्स से बाहर रहने का फायदा हो रहा है, वो फायदा खत्म हो जाए। ठीक है। तो एक चले तो जी, मेरे नजदीक बहुत ये बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत विदाउट शुक्रिया आसिफ हारून साहब। आप आपका पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट इस वक्त सामने आया। हम किस तरीके से होलसेलर रिटेलर को हम टैक्स नेट के अंदर लेकर आ सकते हैं। एक छोटे सा ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन हमारी जारी रहेगी।